नमस्कार, मैं राजकुमारी शर्मा सूरज कुमारी गढ़ोदिया से। अपन ज्योग्राफी में भू उपयोग पढ़ रहे हैं। पहले अपन ने भू उपयोग का जो वर्गीकरण है वो देखा कि किस प्रकार भूमि है उसका उपयोग किया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में, और उसके बाद में अपन ने उसका वर्गीकरण पढ़ा। और वर्गीकरण पढ़ते हुए अपन ने ये देखा कि किस प्रकार भूमि का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। तो एक अपन ने ये भी देखा कि भू उपयोग का जो वर्गीकरण है वह है जो भू उपयोग होता है और जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है उनमें दोनों में अंतर देखने को मिलता है। तो अपन ने जो वर्गीकरण पिछले वीडियो में देखा उसमें अपन ने 9 प्रकार का भू उपयोग देखा कि वनों के अधीन कितना क्षेत्र आता है, इनका सीमांकन किया जाता है, तो ये देखा। और बंजर भूमि या व्यर्थ भूमि क्या होती है, बंजर भूमि जो हमारे पास होती है अगर उसको अपन उपयोग में लें और हमारे पास जो प्रौद्योगिकी है उसके बाद में भी अगर वह उपयोग हेतु नहीं उपलब्ध हो पाती है तो ऐसी जो भूमि होती है जो व्यर्थ पड़ी रहती है और बंजर भूमि के अंतर्गत उसको गिना जाता है। फिर आता है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्य जो क्षेत्र हैं जिसमें अपन विभिन्न तरह से भूमि को उपयोग करते हैं, जिसमें अपन कृषि क्षेत्र एक तो आता है जिसमें अपन ने कृषि कार्य किया हो, वो तो आता है कृषि भूमि में, ठीक है। लेकिन हम केवल कृषि नहीं करते भूमि पर, बहुत सारे और भी क्रियाकलाप अपन भूमि पर करते हैं। तो जो गैर कृषि क्षेत्र है उसमें अपन भूमि का किन किन क्षेत्रों में उपयोग करते हैं, जैसे अपन औद्योगिक इकाइयाँ लगाने में, स्कूल स्थापित करने में, मनोरंजन में या रेल ट्रैक बिछाने में, सड़कों का उपयोग करने में। तो इस तरह के भी अन्य जो क्षेत्र हैं जिसमें अपन भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र उपयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार जो भूमि काम में आती है उसको अपन गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अंतर्गत गिना जाता है। फिर एक आता है स्थायी चारागाह क्षेत्र। ये स्थायी चारागाह क्षेत्र क्या है, इसको अपन ऐसे समझें कि प्रत्येक जो सरकारी भूमि होती है जिस पर कृषि कार्य यानी कि एक निश्चित पंचायतों के पास एक निश्चित भूमि होती है जिसको अपन स्थायी चारागाह क्षेत्र कहते हैं, गोचर भूमि कहते हैं। ये सरकार की होती है या अपन ये कह सकते हैं ये साझा संपत्ति होती है, जो गांव वाले होते हैं जो नगर में रहते हैं उनकी ये साझा संपत्ति में गिना जाता है। तो इस प्रकार की जो भूमि होती है वो स्थायी चारागाह क्षेत्र कहलाती है। फिर एक प्रकार की जो भूमि का अपन उपयोग करते हैं विभिन्न तरह के पेड़ पौधे लगाना, फलदार वृक्ष लगाना, उद्यान लगाना, तो इस तरह भी अपन भूमि का उपयोग करते हैं। वो अपने निजी क्षेत्र में भी हो सकती है और अनेक क्षेत्रों में भी फलों के उद्यान लगाए जाते हैं। तो जो कृषक अगर लगाता है तो वो कृषि भूमि में आ जाएगा, बागानों में आ जाएगा। लेकिन वो भूमि जो अपन हमारे घरों के सामने निजी क्षेत्र में लगाते हैं वो इस प्रकार की भूमि के अंतर्गत आती है। फिर आता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी कि जिसमें कृषि हो सकती है, ऐसी भूमि जिसमें कृषि की जाती है लेकिन वो कुछ समय के लिए प्रति छोड़ दी जाती है, तो वो कृषिगत व्यर्थ भूमि में आता है। प्रतिभूमि भी 2 प्रकार की होती है, एक वर्ष के लिए प्रति छोड़ी गई वो वर्तमान प्रतिभूमि हो गई, और जो 1 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष से कम के लिए जो छोड़ी गई है वो पुरातन प्रतिभूमि हो गई। अगर 5 वर्ष से अधिक के लिए छोड़ दी जाती है तो वो व्यर्थ भूमि में गिन ली जाएगी उसको। और इस प्रकार निवल बोला गया क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो अपन ने ये वर्गीकरण देखा। वर्गीकरण मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि वर्गीकरण जो है वो समय के साथ में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि अपन देखते हैं परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। आज जितनी जनसंख्या है हो सकता है पहले नहीं रही होगी, तो कृषि क्षेत्र पर इतना दबाव नहीं रहा होगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी भूमि का उपयोग भी बढ़ना प्रारंभ हो गया। पहले एक समय था जब बहुत सारे लोग कृषि क्षेत्र में कार्य में संलग्न थे, यानी कि एक बड़ी जनसंख्या केवल कृषि क्षेत्र में कार्य करती थी। जैसे ही औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ तो द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ा। आज अपन शहर में जाते हैं तो वहाँ पर अधिकतर लोग या जो बड़े शहर हैं वहाँ जाते हैं तो अधिकतर लोग कृषि कार्य में कार्य नहीं करते हैं, वो द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र में लगे हुए रहते हैं। तो एक बड़ा भाग जो जनसंख्या का है वो आज कृषि क्षेत्र में नहीं लगा हुआ। लेकिन एक समय ऐसा था जब 1950 की बात करते हैं तो एक समय ऐसा था जब अधिक लोग इसमें लगे हुए थे, कृषि क्षेत्र में लगे हुए थे। तो इस प्रकार क्या हुआ, जब अधिक लोग द्वितीय क्षेत्र में लग रहे हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि जो परिवर्तन है वो किसमें देखने को मिल रहा है, अधिक लोग कहाँ नियोजित हो रहे हैं, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में, जो कि औद्योगिकरण है। अब उद्योग स्थापित
करने के लिए जगह चाहिए, भूमि का उपयोग बढ़ गया, तो भूमि का जो उपयोग है वो विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह परिवर्तन हुआ। तो अपन आज जो टॉपिक है अपना भारत में भू उपयोग में परिवर्तन, यानी कि समय के साथ जो भारत में है भूमि का उपयोग का जो है प्रारूप कैसे बदलता गया, आज अपन भूमि को किस तरह उपयोग में ले रहे हैं। तो किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहाँ के आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर है। यहाँ की अपन ये कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में विशेष में जो आर्थिक क्रियाएं होती है वो निर्भर कराता है कि वहाँ भूमि को किस प्रकार उपयोग में लिया जाएगा। यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आ रहा है। एक समय था जो आर्थिक क्रियाएं केवल कृषि पर निर्भर थी, लेकिन वर्तमान में अपन देख रहे हैं आर्थिक क्रियाएं द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में नियोजित हो रही है, तो उसमें दबाव बढ़ा है। लेकिन भूमि अन्य बहुत से संसाधनों की भांति क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थायी है। अब जैसे अन्य जो संसाधन है, जैसे कोयला है, तांबा है, ये अपने पास सीमित संसाधन है। इसी प्रकार भूमि भी एक सीमित ही मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, तो इसका उपयोग जो बढ़ता है अन्य क्षेत्रों में अगर बढ़ता है तो इस पर क्या होगा, दबाव बढ़ेगा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या के कारण भी भूमि पर दबाव बढ़ेगा। इस प्रकार आर्थिक क्रियाकलापों के कारण से भी भूमि पर दबाव बढ़ेगा। तो हमें जो भूमि उपयोग है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, कि किस प्रकार भूमि के उपयोग को ये कारक प्रभावित करते हैं। तो इसमें अपन ने 3 कारक देखे हैं। अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन होना पहला कारक, दूसरा कारक देखा अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन होना, और तीसरा हो रहा है कि कृषि पर दबाव, इस प्रकार दबाव बढ़ रहा है। तीनों क्षेत्रों में अपन देखेंगे, क्योंकि ये अपन बहुत बार अपन चर्चा कर चुके हैं कि द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो जैसे जैसे द्वितीयक क्षेत्र में लोग नियोजित हो रहे हैं तो कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि औद्योगिक इकाइयाँ अधिक अवस्थित होगी तो औद्योगिक नगर बढ़ेंगे। औद्योगिक नगर होने से उसके आसपास वाले जितना भी क्षेत्र होता है वहाँ पर औद्योगिक इकाइयों में संबंधित लोग कार्य करते हैं, तो उनके भवन और उनकी इमारतें बन जाती है, तो जो दबाव बढ़ेगा वो भूमि पर ही बढ़ेगा। तो पहला अपना टॉपिक है अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था का आकार क्या होता है। जैसे उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में समझा जा सकता है। अर्थव्यवस्था के आकार में उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं में, तो उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, सेवाओं की मांग भी बढ़ रही है साथ में, तो समय के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो इन चीज़ों की भी मांग बढ़ेगी। आज एक व्यक्ति है, अगर वो संयुक्त परिवार में रहता है, अपन एक उदाहरण ले लेते हैं, संयुक्त परिवार में रहता है तो क्या होगा, एक प्रकार की वस्तुओं से सबका काम चल जाएगा। एक ही घर में टीवी होगा, फ्रिज होगा, तो क्या होगा, उससे सबका काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही परिवार एकाकी परिवार में परिवर्तित होते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन हो गया, वर्तमान में जो फैमिलीज है वो एकाकी रहने लगी, तो प्रत्येक परिवार के लिए एक फ्रिज, एक टीवी की आवश्यकता होगी। तो यानी कि मांग बढ़ गई, मांग बढ़ी तो उत्पादित वस्तुओं भी बढ़ी। तो जिस तरह मांग बढ़ेगी उस प्रकार उत्पादित वस्तुएं भी होगी, और इन उत्पादन के कारण से भी क्या है, भूमि पर दबाव बढ़ेगा। जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, आय का स्तर अगर बदलता है तो लोग अपने आप को क्या करते हैं, संसाधन अधिक खरीदते हैं। तो उपलब्ध प्रौद्योगिकी, पहले एक प्रकार की टीवी चलती थी, बहुत बड़ी होती थी, अब क्या हो गया, वर्तमान में नई प्रौद्योगिकी आ गई, पतली टीवी आने लगी, दीवार पे लगने लगी। तो इस प्रकार लोगों की मांग बढ़ी, और इस कारण से ही जो प्रौद्योगिकी भी सामने आई, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उससे भी इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसे मिलते जुलते कारकों पर निर्भर, तो इस प्रकार के जो कारक हैं ये अर्थव्यवस्था भू उपयोग में परिवर्तन लाते हैं। परिणाम स्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव पड़ता है तथा सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार आकार बढ़ने से भी क्या होगा, भूमि का उपयोग में परिवर्तन आएगा। ये भूमि के उपयोग में एक कारक के रूप में काम आएगा और इसको प्रभावित करेगा। दूसरा अपना है अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। अर्थव्यवस्था की संरचना, एक समय अपन बात कर रहे थे कि बढ़ रही जनसंख्या, अब लोगों की आवश्यकता बढ़ने लगी, है ना। जैसे 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 जनसंख्या बढ़ी, क्या हुआ, लोगों की आवश्यकताएं बढ़नी शुरू हो गई। अब एक ही परिवार में मान लो 20 व्यक्ति है, उसी कृषि क्षेत्र में लगे हुए, तो उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, है ना। तो क्या हुआ, धीरे धीरे व्यक्तियों ने क्या किया, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोग द्वितीयक क्षेत्रों में नियोजित होना प्रारंभ हो गए, या अपन ये कह सकते हैं कि औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो गई। तो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आया। एक समय केवल कृषि क्षेत्र था, लेकिन अब क्या हो गया,
परिवर्तन होगा, यानी कि औद्योगिक संरचना में भी बदलाव होता है। दूसरे शब्दों में द्वितीयक व तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। इस प्रकार के परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देशों में एक सामान्य बात है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कृषि भूमि गैर कृषि कार्यों में अधिक प्रयुक्त होने लग जाती है। सीधा सीधा कहना है कि औद्योगिक संरचना में जब परिवर्तन होता है तो जो भूमि एक समय कृषि कार्यों में काम आ रही थी, यानी कि कृषि क्षेत्र अधिक था, लेकिन क्या हो गया, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में लोग अधिक नियोजित होने लगे। अब जो भूमि है वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में अधिक उपयोग होने लग गई। ठीक है, इमारतें बन गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई, उनसे संबंधित औद्योगिक नगर बस गए, वहीं से बहुत सारी सुविधाओं के लिए वहाँ पर पार्क वगैरह वो बना दिए गए। तो इस प्रकार क्या हुआ, जब औद्योगिक संरचना में परिवर्तन हुआ तो भूमि में गैर कृषि कार्यों से संबंधित भूमि को अधिक उपयोग में लाया जाने लगा। तो इस प्रकार से परिवर्तन शहरों के चारों तरफ अधिक तीव्रता से हुआ, जहाँ कृषि भूमि को इमारतों के लिए प्रयोग किया जाने लगा। तो ये कारण समझ में आ गया कि कृषि कार्यों में, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में और तृतीयक क्षेत्र में भूमि का उपयोग बढ़ गया, जो कि एक समय किसमें था, कृषि क्षेत्र में था। तो औद्योगिक अवसंरचना में परिवर्तन होने से भी भूमि का जो उपयोग है वो परिवर्तन हो जाता है। अब तीसरा कारण ये रहता है कि किस प्रकार वर्तमान में इन क्षेत्रों में परिवर्तन होने से कृषि पर दबाव बढ़ रहा है। तो तीसरा जो दे रखा है वो कृषि क्रियाकलापों पर अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्रों में ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो अधिकतर लोग नियोजित कहाँ हो रहे हैं, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में। अब कृषि पर दबाव, क्रियाकलाप कम होने लगे हैं, लेकिन दबाव जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि कृषि में अर्थव्यवस्था का योगदान कम हुआ है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या हो गया, कम हो गया, जबकि अर्थव्यवस्था में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ा। अब यहाँ कम लोग नियोजित होते हैं, ये नियोजित होते हैं तो लेकिन इनको आय नहीं बढ़ती है। ठीक है, छुपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो इस प्रकार अधिक क्षेत्रों में तो औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो गई, जिसके कारण से जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या के कारण से अब भूमि पर क्या हो गया, दबाव बढ़ रहा है, जिसके निम्न कारण हो सकते हैं। जैसे विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता जा रहा है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान में तीव्रता से कम हो रहा है। एक समय था जब लोग केवल कृषि पर ही निर्भर थे और अर्थव्यवस्था का यही एक साधन था, लेकिन वर्तमान में इसका योगदान कम होता जा रहा है अर्थव्यवस्था में, और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की तरफ लोग अधिक बढ़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था में भी इसका योगदान अधिक हो रहा है। और घरेलू उत्पाद में योगदान तीव्रता से कम होता जा रहा है। दूसरा, वह जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती थी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब देखो, कृषि क्षेत्र से आय तो कम हो रही है, लेकिन लोगों की निर्भरता उस पर बढ़ रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ रही है। ठीक है, यानी उत्पादन, जनसंख्या के साथ उत्पादन की आवश्यकता अधिक होती है, लोगों की मांग बढ़ती है खाद्यान्नों पर, और कृषि भूमि पर दबाव बढ़ता है। पिछले जो 4-5 दशक है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था में प्रमुख बदलाव आए हैं। इसमें देश के भूउपयोग परिवर्तन को प्रभावित किया है। एक अपने को चार्ट दे रखा है सन 1950-51 से लेकर 2014-15 तक। इसके दौरान बहुत सारे जो परिवर्तन हुए उनको इसमें दर्शाया गया है। तो इसमें जो परिवर्तन दर्शाया गया है वो, जो चार्ट में जो परिवर्तन दर्शाया गया है वो इस प्रकार है कि इसमें बहुत सारे जो 4 क्षेत्र दे रखे, 4 जो संवर्ग दे रखे भू उपयोग के, उसमें अंतर देखने को मिलता है। तो इसमें जो अंतर देखने को मिलता है उसमें 4 संवर्ग है, उसके अनुपात में जैसे वन क्षेत्र है, कृषिगत कार्य क्षेत्र में प्रयुक्त भूमि है, वर्तमान बढ़ती भूमि है और निवल बोया गया क्षेत्र। इनमें दोनों में अपन ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक अंतर दे रखा है कि पहले किस प्रकार कृषि क्षेत्र था और वर्तमान में किस प्रकार है। वन भूमि कितनी थी, बंजर भूमि कितनी थी, व्यर्थ भूमि कितनी थी, इस प्रकार इसका अवलोकन किया गया है और तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। तो जब अपन इस चार्ट को देखते हैं तो इसमें गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र में वृद्धि दर अधिकतम है। इसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना है, जो आपने यहाँ पर इसकी चर्चा की थी। ठीक है, तो बदलती हुई संरचना के कारण से भी इस प्रकार का बदलाव देखने को मिल रहा है तथा अवसंरचना संबंधी विस्तार व उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। अब अपन देख रहे हैं नए नए जो बाजार विकसित हो रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रयुक्त भूमि तो उसमें आ रही है। उसी से फिर क्या होता है, नगर के आसपास औद्योगिक नगर स्थापित हो जाते हैं। औद्योगिक नगरों में फिर
फिर उनसे रहने वाले जो कामगार होते हैं वो वहीं पर अपने मकान वगैरह बना के रहते हैं, उनको सारी सुविधाएं वहीं, हॉस्पिटल, बाग बगीचे सारा वहीं पर स्थापित होता है, जिसमें भूमि का उपयोग बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त गाँव और शहरों में बस्तियों के अंतर्गत क्षेत्रफल में विस्तार में भी इसमें वृद्धि हुई है। अब गाँव भी जो है, जनसंख्या गाँव में भी बढ़ रही है तो वहाँ पर भी भूमि का उपयोग बढ़ रहा है। तो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का प्रसार कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि तथा कृषि भूमि की हानि पर हुआ है। तो इस प्रकार ये अंतर अपने को देखने को मिलता है। दूसरा दे रखा है कि देश में वन क्षेत्र में सीमांकन के कारण वृद्धि हुई है। जो अपन चार्ट में देख रहे हैं कि वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, इसमें वन क्षेत्र में अपन ये नहीं कह सकते कि वन क्षेत्र आच्छादित हो गए हैं, ठीक है। हुआ क्या, वन क्षेत्रों का सीमांकन कर दिया गया, यानी कि एक सीमा निश्चित कर दी गई कि ये जो क्षेत्र है वो वनों के अंतर्गत आएंगे। तो इन सीमांकन के कारण से वनों का क्षेत्र बढ़ा है, ना कि वन आच्छादित हुए हैं। तो इस प्रकार का जो अंतर देखने को मिलता है। दूसरा, वर्तमान प्रतिभूमि में जो वृद्धि है वो दो कारणों से समझ में आती है कि वर्तमान प्रतिभूमि में क्षेत्र समयानुसार काफी उतार चढ़ाव हुआ है और जो वर्षा में अनियमितता तथा फसल चक्र के कारण से प्रतिभूमि देखी जाती है, यानी कि फसल को बोने के लिए भूमि उपजाऊपन चाहिए तो समय के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर जो चौथा दे रखा है कि कृषि हेतु जो योग्य व्यर्थ भूमि के उपयोग के कारण निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि एक वर्तमान घटना है, यानी कि उसको उसमें जोड़ दिया जाता है। इससे पहले निवल बोए गए क्षेत्र में धीमी गति से ह्रास दर्ज की गई है। तो ऐसे संकेत है कि निवल बोए गए क्षेत्र में न्यूनतमता का कारण गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, यानी कि अब देखो अपन ने जो वर्तमान में अपन देखते हैं कि शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र घट रहा है। तो घटने का कारण क्या है कि जो भूमि है वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होती है। तो गैर कृषि कार्य कौन से हो गए, गैर कृषि कार्य जिनमें अपन मनोरंजन के लिए प्रयुक्त भूमि का उपयोग करते हैं, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए जो भूमि का उपयोग करते हैं, सड़कों के निर्माण में जो भूमि का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार जो निवल बोया गया क्षेत्र है वो दिन दिन क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। कारण ये है कि औद्योगिक अवसंरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है और अन्य बहुत सारे कारण हैं। आज वर्तमान में अपन देखते हैं मनोरंजन के बहुत सारे साधन इस प्रकार विकसित किए जा रहे हैं जिनमें भूमि का उपयोग अन्य क्षेत्रों में बढ़ रहा है, जबकि शुद्ध बोया गया निवल जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो इस प्रकार जो भूमि का उपयोग है वो समय के साथ परिवर्तन देखा जाता। तो ये चार उपयोग समवर्ग जिसमें क्षेत्रीय अनुपात में गिरावट आई है। तो व्यर्थ भूमि या कृषि योग्य व्यर्थ भूमि चारागाहों, तरुपशु उद्यानों के अंतर्गत या प्रतिभूमि के अंतर्गत इस प्रकार का जो अपने को देखने को मिलता है। तो इस घटते क्रम की व्याख्या हम निम्न कारणों के द्वारा कर सकते हैं कि किन किन कारणों से ऐसा हुआ। तो देखो, समय के साथ जैसे जैसे कृषि तथा गैर कृषि कार्यों हेतु भूमि पर दबाव बढ़ा, वैसे वैसे व्यर्थ एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में समानुसार कमी इसकी साक्षी है। तो देखो, समय के साथ जैसे कृषि और गैर कृषि कार्यों में भूमि पर दबाव बढ़ा, ये अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो वैसे वैसे व्यर्थ एवं कृषि योग्य भूमि के समानुसार इसमें कमी इसके साक्षी है। जैसे जैसे भूमि पर दबाव बढ़ा, ठीक है, दबाव के कारण से बढ़ा, जनसंख्या के कारण, औद्योगिक अवसंरचना के कारण और कृषि पर बढ़ते दबाव के कारण से भूमि के उपयोग में परिवर्तन देखने को मिला। दूसरा, अपन ये कहते हैं कि चारागाह भूमि है उसमें कमी आई है। कारण क्या है कि गैर कानूनी तरीके से या बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिस पर इन चारागाह क्षेत्रों में भी लोगों ने अपना अधिकार कर लिया है और फिर क्या होता है, एक समय इसको फिर अन्य भूमि में बदल दिया जाता है। तो गैर कानूनी तरीकों से भी कृषि विस्तार ही इसकी न्यूनता का मुख्य कारण है। तो चारागाह क्षेत्र है उसमें भी क्या करते हैं, मान लो खेतों के पास में अगर चारागाह भूमि है तो लोग खेत वाले क्या करते हैं, इसको अपने कब्जे में कर लेते हैं, या बहुत सारा कृषि क्षेत्र है उस पर अन्य क्षेत्र अपना दबाव बना लेते हैं या उसको हत्या लेते हैं, मकान बना लिए, बहुत सारी बस्ती बस गई, अब बस्ती को हटा तो नहीं सकते ना। इस प्रकार गैर तरीके से भी जो चारागाह भूमि है वो कम होती जा रही है। तो इस प्रकार का जो अंतर अपने को भूमि उपयोग से देखा जा रहा है। तो ये तीन कारक हैं जो भूमि के उपयोग में परिवर्तन करते हैं और इन परिवर्तनों के कारण से भूमि का जो उपयोग है विभिन्न क्षेत्रों में घटता या बढ़ता है। वो अपन देख रहे हैं किस प्रकार से ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक समय कृषि भूमि अधिक थी, लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्षेत्र आया कृषि भूमि का जो उपयोग है वो अन्य क्षेत्रों में भी होने लगा, मकान बनने लगे, इमारत
इमारतें बनने लगी, औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित हो गए, विकास का जो कार्य हुआ, जैसे रेलवे ट्रैक बिछ गए, एयरपोर्ट बनाए गए, तो इस प्रकार भूमि का उपयोग समय के साथ में भी परिवर्तन होता है। तो अब अपन ने भूमि उपयोग का वर्गीकरण पढ़ा, फिर समय के साथ में भूमि उपयोग किस प्रकार बदलता है उसको अपन ने देखा। अब आप आगे अपन साझा संपत्ति संसाधन और भारत में कृषि भू उपयोग के बारे में आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।